प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कन्यादान पाठ जो कि ऋतुराज द्वारा रचित है उसकी समरी यानी कि उस पाठ का सार और ऋतुराज से संबंधित यानी उनकी जीवनी उनकी रचनाओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था और समझा था। आज हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऋतुराज के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में जन्म हुआ था और उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की थी। हिंदी विषय में उन्होंने एमए किया था और उसके बाद जो है वो सरकारी नौकरी में चले गए थे और सेवानिवृत्त यानी सेवा से निवृत्त होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट लेने के बाद वो जयपुर में निवास कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जो काव्य रचनाएं हैं संरचनाएं हैं वो सारी रचनाएं 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जो पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं उनमें से एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद। और यहाँ पर जो है फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि उन्हें वंचितों पीड़ितों और शोषकों के जो है कवि कहा जाता है, क्योंकि ऋतुराज एक यथार्थ कवि हैं जो वास्तविकताओं को अपनी कविताओं में रचते हैं। और यहाँ कन्यादान जो है ये भी एक यथार्थ सच्चाई पर आधारित जो है कविता है। यहाँ पे एक माँ का जो है दुख और उसकी चिंता को व्यक्त किया गया है। कन्यादान आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जब लड़कियां वयस्क हो जाती हैं, वैवाहिक विवाह करने योग्य हो जाती हैं, तो उस समय जो है विवाह से पहले लड़की को जो है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। और माँ के लिए वो एक अंतिम पूंजी इसलिए होती है क्योंकि शारीरिक मानसिक समानताएं होने के कारण माँ और बेटी आपसी सुख दुख को बहुत अच्छे से बांट सकते हैं। और इसलिए माँ को लगता है इस कविता में कि ये मेरी अंतिम पूंजी है और अब जो है इसके जाने के बाद मैं अपना सुख दुख किसके साथ बांटूंगी। और इसीलिए वो बहुत चिंतित है और अपने चिंता का एक कारण और बताती है कि उसकी पुत्री जो है अभी इतनी वयस्क नहीं हुई यानी इतनी सयानी नहीं हुई है। विवाह योग्य तो हो गई लेकिन परिपक्व नहीं हुई है, समझदार नहीं है। और इसीलिए जो है वो अपनी पुत्री को संसार की वास्तविकताओं को, इस पुरुष प्रधान समाज की वास्तविकताओं को, विवाह के बाद जीवन में आने वाले संघर्षों को बताना चाहती है। तो इस तरह से कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पार्ट 2 के रूप में पहला जो भाग है कविता का उस पैराग्राफ को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम कविता के पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही है उसकी अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें आने वाले जितने भी शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, समझ लिया था और अभी हम व्याख्या के रूप में इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसकी भावार्थ के रूप में सबसे पहले कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही स्वाभाविक था। स्वाभाविक यानी कि माँ होने के कारण उसका दुख जो है वास्तविक था और वह सचमुच बहुत दुखी थी। अभी अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि उसे लगता है, माँ को लगता है कि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। और चिंता इसलिए था क्योंकि वो लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी माँ उसी से अपना सुख दुख को बांट सकती थी, लेकिन माँ को चिंता इसलिए था कि वो अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी। उसकी लड़की जो थी वो बहुत भोली सरल थी, उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। यानी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी कि उसे बाहरी सुख, विवाह के बाद मिलने वाले बाहरी सुख को तो वो जानती थी, कोमल पक्षों को तो वो जानती थी, लेकिन संघर्ष, पीड़ा और शोषण के बारे में वो बिल्कुल अनजान थी। यानी कि यहाँ पर
कवि कहते हैं कि उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। यानी विवाह के बाद पति से मिलने वाला प्यार, वस्त्र आभूषण जिससे वो सुंदर दिखे, तो इस तरह की बातें या वैवाहिक सुख तो उसे पता था, लेकिन उसके बाद जीवन में आने वाले संघर्ष, क्योंकि समाज जो है पुरुष प्रधान है और कठोर सच्चाइयां, क्योंकि जो ऊपर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता, तो माँ को यही चिंता थी कि इसको कोमल पक्ष के बारे में तो पता है, वैवाहिक सुख के बारे में जो काल्पनिक जानकारी है वो तो वो जानती है, लेकिन वैवाहिक सुख के कठोर पक्ष को वो नहीं जानती, जिसमें संघर्ष, पीड़ा और शोषण होता है, छिपा होता है। तो कहते हैं कि उसे तो वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था। यहाँ पर धुंधले प्रकाश, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी धुंधला प्रकाश है विवाह के बाद मिलने वाला जो सुख है, जो काल्पनिक सुख है, उसको वो जानती थी। यहाँ पर है अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी, यानी कि वो विवाह के बाद, क्योंकि वैवाहिक उम्र हो गई थी उसकी, लेकिन समझदार नहीं हुई थी, तो इसलिए कुछ कुछ विवाह के बाद मिलने वाला सुख जो है, ऊपरी सुख, जो काल्पनिक सुख है, वो तो वो जानती थी। अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना उसे थी कि भाई विवाह के बाद जो है पति का प्यार मिलेगा, उसे वस्त्र और आभूषण मिलेंगे नए नए, और उसे जो है नए रिश्ते मिलेंगे, उन रिश्तों का प्यार मिलेगा और एक नया घर मिलेगा। तो इस तरह से जो है अस्पष्ट सी कल्पना थी उसे। अर्थात यहाँ पर वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। कभी अपने एक काव्यत्व के रूप में वो कहते हैं कि जो लय और पंक्तियों से बंधी हुई जो काव्य पंक्तियां हैं उसको तो उसे पढ़ना आता था, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए अर्थ को उसे समझना नहीं आता था। अर्थात इसका मतलब है कि उसे वैवाहिक जीवन के सुरीले और मोहक पक्ष का तो पता था, क्योंकि वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि कन्यादान करते वक्त माँ को बहुत चिंता थी, और चिंता इसलिए थी कि एक तो उसे दुख था कि बेटी का विवाह होके बेटी जो है अब ससुराल जा रही है, और अब वो अपना सुख दुख किसके साथ बांटेगी, लेकिन साथ में उसे इस बात की भी चिंता थी कि मेरी बेटी अभी सयानी नहीं हुई है। उसे एक साधारण रूप यानी कि विवाह योग्य हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा वो उसे आभास था, थोड़ी थोड़ी वो काल्पनिक सुखों को जानती थी जो विवाह के बाद उसे मिलने वाले थे। लेकिन विवाह के दूसरे पक्ष यानी कि हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है और उनके नियम, कठोर अनुशासन और लड़कियों के प्रति जो उनकी सोच है, उसके अंतर्गत बिताए हुए जीवन की उनकी जो पीड़ा है, दुख है, कष्ट है या शोषण है, उस पक्ष को वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और इसलिए उसकी माँ को बहुत चिंता हो रही थी, दुख हो रहा था। और इसलिए इस कविता में कवि जो है इस माँ की चिंता को, जो उसे कन्यादान करते वक्त महसूस हो रही थी, उसको स्वाभाविक रूप से वर्णन किया गया। धन्यवाद।